हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मास्टर क्लास एट अभिव्यक्ति। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन जो रिवीजन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखिए, कल हमने चैप्टर फर्स्ट किया था 12th की एनसीईआरटी का। चैप्टर सेकंड है जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एम्ब्रियोलॉजी है। नीट 2013 से लेकर 2022 तक के एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो सेपरेटली PYQ प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड के साथ। और आप ध्यान रखें, जो 5 to 6 क्वेश्चन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं चैप्टर फर्स्ट से 1 और 2, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ से होती है। तो लाइन टू लाइन में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है आपको, और सबसे पहले ये बताया गया है कि हम जो हैं वी आर नॉट लकी, हम भाग्यशाली नहीं हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बच्चों, डेफिनेटली ये इसलिए बताया गया है क्योंकि प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोडक्टिविटी आती है, और ये जो प्रोडक्टिविटी का जो प्रोसेस है, इस प्रोडक्टिविटी से हम जो है वो बेनिफिट्स गेन करते हैं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ एक स्टेटमेंट जिसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है इस पैराग्राफ में, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ स्टूडेंट्स मेंशन किया गया है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो करते हैं, तो क्या नॉन फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते? आप याद रखें, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, एल्गी टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, एल्गी बेसिकली नॉन एम्ब्रियोनिक है, ब्रायोफाइट से एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स तक एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। जी हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में एम्ब्रियो के साथ साथ सीड भी बनता है, और फाइनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सीड के साथ फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है। तो एक बात आपको यहाँ डिस्कस ये करनी थी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा है। आप देखते हैं कि फ्लावर्स की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, अमेजिंग रेंज। वो कह रहा है, लुक एट द डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड द फ्लोरल पार्ट शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस टू एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में, जैसे आपने लिलिएसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, फेबेसी ये सब डिस्कस की। इसके अलावा फ्लावर्स की इतनी अमेजिंग रेंज आप देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस हो, फ्लावर का टाइप हो, उनमें पोलन ग्रेन्स का नंबर हो, उनके फ्लोरल पेटल हो, उनके कलर हो, उनके ब्राइट कलर अपीयरेंस हो, डल कलर अपीयरेंस हो, ये पोलन ग्रेन्स का स्टिकी होना, नॉन स्टिकी होना, स्टिग्मा का फ्यूजरी होना, इलोंगेटेड होना, शोल्ड होना, जितने सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सब क्यों हैं? एक आंसर है, टू एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। बेसिकली ये एडेप्टेशन है और ये एंड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए बच्चों करवाया जा रहा है। क्लियर? तो यहां इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यही बात एक आपको डिस्कस करनी थी। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आपको पता है फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको पता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ये बहुत बेसिक बात है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मैं इस चैप्टर को 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं। पॉलिनेशन से पहले तक का मैटर आज हम डिस्कस कर लेंगे, पॉलिनेशन के ठीक बाद का जो मैटर है वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर? तो यहां देखिए, कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस द टाइम ऑफ इमोरियल। लंबे दौर से, पुराने दौर से फूलों के साथ मनुष्य का रिश्ता रहा है, और ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में थोड़ी सी चीजें दे रखी हैं। आपको दे रखा है कि ऑर्नामेंटल यूज है, सोशल है, रिलीजियस कल्चरल यूज है। तो ये सारी बातें आपको बच्चों पहले से क्लियर है, इसमें कोई इतना स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है। अब जो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इसमें बेसिक 3 से 4 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का ये फ्लावर आपको दे रखा है, और इस फ्लावर को यहां दिखाया गया है बाइसेक्सुअल। क्लियर? मैं आपको पहले ही बता दूं, एम्ब्रियोलॉजी में 2 चीजों का बहुत खास आप ध्यान रखें। जब भी आप प्लांट की सेक्सुअलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट की सेक्सुअलिटी के केस में बच्चों आपको मोनोसियस कंडीशन जो है वो मेंशन करनी चाहिए। मैं कल भी आपको कह रहा था मोनो एक में दोनों, और फ्लावर की कंडीशन अगर आप डिस्कस करें तो आप कह सकते हैं बाइसेक्सुअल। तो यहाँ एक मोनोसियस प्लांट का बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको शो किया गया है, जिसमें ये सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये थैलेमस है, थैलेमस, जिस पर ये सारे जो फ्लोरल अपेंडेजेज हैं वो इनिशिएट होते हैं। इसके बाद देखिए सेपल, आपको पता है जो कैलिक्स है, इस कैलिक्स की यूनिट स्ट्रक्चर सेपल होती है। उसके बाद कलरफुल पार्ट बच्चों आपको पेटल दे रखा है, ये कोरोला की यूनिट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है? इसके बाद देखिए एंथर और फिलामेंट यहां मेंशन किया गया है। तो बच्चों ये जो एंथर है, ये एंथर आपको पता है फिलामेंट के साथ जुड़ा है, और इसको आप कहते हैं स्टामन। और स्टामन जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम है, उस एंड्रोसियम की बच्चों यूनिट स्ट्रक्चर है। तो एंड्रोसियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसकी यूनिट स्ट्रक्चर है।
आउटर मोस्ट वर्ल्ड यहाँ कैलिक्स है, इसके बाद में आप कहेंगे सेकंड कोरोला है, उसके बाद थर्ड आप कहेंगे एंड्रोसियम है, एंड फोर्थ वन द इनर मोस्ट, जिसमें देखो बच्चों स्टिग्मा आपको दिखाया गया है। तो ये पोर्शन आप ऑब्जर्व करिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं पिस्टिल और कार्पल। ये पिस्टिल और कार्पल जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये गाइनोसियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका यूनिट स्ट्रक्चर है। सॉरी, गाइनोसियम जो इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है, सो बेसिकली 4 वर्ल्ड्स यहां प्रेजेंट हैं। फोर्थ वन इज द गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। गाइनोसियम इनर मोस्ट होगा, कैलिक्स आप जानते हैं आउटर मोस्ट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं, फ्लावर जो है उसको मॉडिफाइड शूट कहा गया है और वो आपको लिख के दिया है मॉर्फोलॉजी में। देखिए ये कैसा है। इससे पहले के जो एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स थे, उन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में आप कहते हैं जो फ्लोरल पार्ट की तरह की जो स्ट्रक्चर्स थी, मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी, वो इलोंगेटेड एरियल एक्सेस पर डेवलप होती थी। और इलोंगेटेड एरियल एक्सेस जो थी उसका कंडेंसेशन हुआ। वो जैसे ही कंडेंस हुई, वो तो जो सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स बनती थी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो आप कह सकते हैं एक वर्ल्ड में अरेंज हो गई। सो आउटर मोस्ट वर्ल्ड कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। तो इसका सीधा मतलब बच्चों ये हुआ कि हमारे पास सबसे अंदर जो वर्ल्ड था वो वहां टॉप पे प्रेजेंट होता था। आपको अगर कंपेयर भी करना हो तो 2 बेसिक कंपैरिजन यहां मैं नोट कर देता हूं, क्योंकि ये बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। बेसिक चीजें वो लैक कर जाते हैं। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होती हैं बच्चों, दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स आर इक्विवेलेंट टू द स्टामन। और मेगास्पोरोफिल्स जो होती हैं बच्चों, ये मेगास्पोरोफिल्स जो होती हैं, दीज इक्विवेलेंट टू द पिस्टिल और कार्पल। मेगास्पोरोफिल्स मिलकर फीमेल कौन बनाती हैं और माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर मेल कौन बनाती हैं। क्लियर? तो ये यहां से इतना आपको जो है वो बेसिक रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट आपको यहां और मिलेगा जिसका अपना एक रेफरेंस है। वो कह रहा है फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स। तो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल आपको पता है इनका इंपॉर्टेंस है फ्लावर्स का, तो ये बच्चों आपको यहां दे रखा है। उसके बाद देखिए, जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले से हम डिस्कस करके आए, चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है जो एंश्योर करता है वेरिएबिलिटी को, वेरिएशंस को। तो इसमें आपको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दे रखे हैं। हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैं लाइन टू लाइन एक एक बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में आप आ जाइए। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो फ्लावर वास्तव में आप देखते हैं, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। जो एक्चुअल फ्लावर आप देखते हैं उसके बनने से पहले प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, या फ्लारल फॉर्म प्रोड्यूस वो जो करता है प्लांट, तो वो फ्लावर आपको जो देखने को मिलता है उसको बनने से पहले कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस स्टूडेंट्स इनिशिएट करवाए जाते हैं जो डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को लीड करते हैं। आप ये ध्यान रखें, जैसे ये लीफ है, आपको पता है लीफ प्लांट में परसीविंग ऑर्गन होता है। ये जो लीफ है वो लाइट को रिसीव करता है। यहाँ फाइटोक्रोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को एज ए सोर्स ऑफ स्टिमुलस रिसीव करेंगे। यहाँ जो एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा या जो वेजिटेटिव बड होगा, ये फ्लोरल बड में कन्वर्ट होगा। इसके कन्वर्जन के लिए फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड का इंटर कन्वर्जन होता है और वो फ्लोरिजन हार्मोन का इंडक्शन देता है। फ्लोरिजन हार्मोन ट्रेवल करेगा, ट्रांसफर होगा इस बर्ड तक, और इस वेजिटेटिव बर्ड को बच्चों अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? फ्लोरल बर्ड में। इस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो बताइए स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए कि नहीं हुए? आप कहेंगे डेफिनेटली। और इसके अलावा यहाँ हार्मोनल चेंजेस हुए क्योंकि फ्लोरिजन हार्मोन के इंडक्शन से ही ऐसा हो पाया। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके बाद ये कह रहा है जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है वो फ्लोरल प्राइमोर्डिया से होती है। तो देखो बच्चों, पहले जैसे लीव्स भी अगर बनती है ना प्लांट्स में, तो आप ये जानते हैं वो लीफ प्राइमोर्डिया से बनती है। जैसे ये लीफ प्राइमोर्डिया है, ये एक्सिलरी बर्ड इसकी एक्साइल में प्रेजेंट होगी। तो एक्सिलरी बर्ड जो वेजिटेटिव बर्ड है वो ही फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट होगी। सो फ्लोरल प्राइमोर्डियम इनिशियल स्ट्रक्चर होगा। पुष्प आध्यक, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। हाँ, और जैसा कई सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे हिंदी के बच्चों के, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इंग्लिश की एनसीईआरटी से हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन इसी से आएगा। दूसरी बात, हिंदी की जितनी स्टेटमेंट्स जहां जरूरत है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप अपनी हिंदी की एनसीईआरटी लेके बैठे और साथ साथ जो है वो क्लियर करते रहें। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको दे रखा है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो देखिए
ये जो स्टामेन है, दिस स्टामेन इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम। आप जानते हैं एंड्रोसियम का यूनिट स्ट्रक्चर स्टामेन होता है। इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दे रखा है, तो यह माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो आप कह सकते हैं किसको, इस एंथर को, दिस एंथर इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है बच्चों। और इसके बाद में जो पोलन ग्रेन बनेगा, यहां से देखिए जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाई देते हैं या मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में जो रिलीज होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज के होते हैं, और इसको हम कंसीडर करते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसको आप बच्चों मेल गैमेटोफाइट कंसीडर करते हैं, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। क्लियर। उसके बाद देखिए यहां बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिनकी कनेक्टिविटी है। सबसे पहले ये कह रहा है 2 पार्ट्स हैं स्टामेन के, जिसमें एक फिलामेंट है और दूसरा एंथर है। तो आपके सामने ये एंथर पार्ट है, और देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है वो है फिलामेंट। इस फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से जुड़ा होगा, और इसका डिस्टल एंड जो है वो एंथर से जुड़ा होगा। तो ध्यान रखें, इसको मैं कह रहा हूं ये डिस्टल एंड है, और ये जो एंड है इस तरफ, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है। बच्चों AIPMT 15 में क्वेश्चन पूछा गया प्रॉक्सिमल एंड कहां से कनेक्ट करता है, जो इसकी लाइन भी है NCERT की। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। अच्छा, थैलेमस के साथ जुड़ा है तब ठीक है, लेकिन पेटल के साथ अगर जुड़ा है तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ध्यान दें आप, पेटल ऑफ फ्लावर के साथ अगर जुड़ा है, कलर फ्लोरल पार्ट के साथ जुड़ा है, तो ये सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बच्चों सोलेनेसी में एपीपेटलस कंडीशन होती है, दल लग्न पुंकेसरों की उपस्थिति है। उसके बाद कह रहा है द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल। तो देखिए नंबर तो वेरिएबल हो सकता है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले आपसे, आप कह रहे हैं आपके पास फेबेसी फैमिली है, तो आप कहते हैं 9+1 ये अरेंजमेंट है, तो नंबर 10 हो गया। आप सोलेनेसी की बात करें तो आप कहते हैं स्टामेन्स का नंबर 5 ही है। आप अगर लिलिएसी की बात करते हैं तो आप लिखते हैं 3+3, इसका मतलब नंबर 6 है। तो नंबर वेरिएबल हो सकता है, बट द वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टामेन का क्या इशू है? देखिए वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टामेन आपको यहां देखने को मिलेगी। एक होती है बच्चों डाइडायनेमस कंडीशन। डाइडायनेमस, हिंदी वाले ध्यान दें, द्विदीर्घी, ये डाइडायनेमस कंडीशन है 2+2। और बच्चों एग्जाम्पल है आपके पास साल्विया, ध्यान दें साल्विया एग्जाम्पल है डाइडायनेमस कंडीशन। तो वेरिएबल लेंथ है ना, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन बच्चों हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं टेट्राडायनेमस। ठीक है, टेट्राडायनेमस हिंदी में चतुर्दीर्घी कहेंगे, जिसको आप लिखते हैं 2+4। तो बच्चों आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए, इसमें 2 जो हैं वो 2+4 की कंडीशन है, 4 बड़े और 2 छोटे होंगे, ये टेट्राडायनेमस कंडीशन है। और ये मस्टर्ड में या क्रूसीफेरी फैमिली का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टामेन आपने डिस्कस कर लिया है। फिर कह रहा है इफ यू वर कलेक्ट टू द स्टामेन फ्रॉम ईच फ्लावर डिफरेंट स्पीसीज, और उनको स्लाइड पे अरेंज आप करेंगे तो बहुत सारे वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे। केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर हर एक स्टामेन का एक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंडर आप करें, सूक्ष्मदर्शी में आप अगर उनको देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां बहुत डाइवर्स रेंज जो है वो शेप और अटैचमेंट ऑफ द एंथर जो डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट है, उनकी एक वेरिएशन वाली रेंज आपको मिलेगी। खैर, इस वेरिएबिलिटी को आप पहले डिस्कस कर चुके कि कितने सारे वेरिएशंस जो होते हैं, ऑल वेरिएशंस बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशंस। क्लियर। अब इसके बाद में बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ी सी। ये बाइलोब्ड कहा जाता है, एनसीईआरटी ने लिखा है टिपिकल एंथर जो है वो बाइलोब्ड है विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। देखिए ये एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जा चुका है और इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का होता है। दिस एंथर इज बाइलोब्ड, आपको ध्यान होना चाहिए, मालवेसी फैमिली है जिसको एक्सेप्शन है। ये एंथर बाइलोब्ड है, इसमें 2 लोब हैं। क्लियर। एंड ईच लोब हैविंग 2 थीका एंड थीका इज इक्वल्स टू द पोलन सेक। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं कहूं तो ये डाइथीकस नहीं, ये टेट्राथीकस होगा। क्लियर। ये बहुत सारे बच्चों को जो है वो बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है, तो आप ध्यान रखें, यहां कहा गया है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड। क्लियर। इसके बाद में हर एक लोब में 2 थीका है। जैसे इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आगे हम डिस्कस करेंगे। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 2 रीजन आप यहां से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से लेफ्ट लोब, ये राइट लोब है। लेफ्ट लोब में 1 और 2, राइट लोब में भी 1 और 2, तो इसका मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। ईच लोब हैविंग 2 थीका, ये एक लोब है। जैसे मैंने कहा लेफ्ट लोब राइट लोब, तो लेफ्ट लोब में 2 थीका मतलब 2 पोलन सेक, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों ऑफन
ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। तो एक ग्रूव जो है वो आप ये कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, इसी की बात देखो ये कर रहा है जो थीका को सेपरेट करती है। क्लियर? किसको सेपरेट कर रही है स्टूडेंट्स? थीका को सेपरेट कर रही है, लेफ्ट राइट। क्लियर? दो लोब हैं इसमें थीका को सेपरेट कर रही है, इसका मतलब पोलन सैक के बीच में से एंथर जो है वो ओपन होता है। ऑलवेज ध्यान रखें पोलन सैक के बीच में से वो एंथर होगा। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। तो बाइलोब्ड एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में क्या क्या कंडीशंस हैं इनको आगे आपको बताया गया है। तो आइए यहां से अब कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ये हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों, ये यहां आइए आप। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर is very distinct in the transfer section of the anther. The anther is four-sided tetragonal shape की बात कर रहा है। तो ये इस तरीके के डायग्राम्स आपने खूब बच्चों क्लासरूम्स में डिस्कस किए होंगे। ठीक है, जब भी आप क्लासरूम में होते हैं तो आपको जो पढ़ाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, उसमें ये इस तरीके से आपने डिस्कस किया होगा। तो इसमें देखो बहुत बेसिक 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ जो एनसीईआरटी लिखती है और क्वेश्चन भी आते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ये होती है। ये मैं कह रहा था लोब, दिस इज द लोब फर्स्ट एंड दिस विल बी द लोब सेकंड। ये 2 लोब हैं, इसमें ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। और वो कह रहा था लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इन बिटवीन पोलन सैक, ये पोलन सैक्स के बीच लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इन बिटवीन लोब्स। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं 4-साइडेड है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसीलिए आप बच्चों इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ये है टेट्रास्पोरेंजिएट। ये बच्चों क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। मालवेसी मैंने कहा एक एक्सेप्शन है जिसमें बाइलोब्ड के बजाय यूनिलोब्ड कंडीशन होती है। मालवेसी जिसका कॉमन एग्जांपल आपको दे रखा है चाइना रोज, गुड़हल, बहुत सारी जगह आता है, वो बाइलोब्ड कंडीशन नहीं यूनिलोब्ड कंडीशन शो करता है एंड बाइस्पोरेंजिएट होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर पोलन सैक को बना देती है, तो ये पोलन सैक सब बन जाएंगे। और इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया की जो वॉल होगी वो आप जानते हैं न्यूट्रिटिव लेयर टेपिटम होगी, और टेपिटम जो है उसके बाहर की तरफ यहाँ बच्चों मिडिल लेयर, उसके बाद में एंडोथीसियम और उसके बाद में एपिडर्मल लेयर की प्रेजेंस है। फिर इसने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, इसकी बात कर रहा है। दिस अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए कौन सी 4 वॉल लेयर प्रेजेंट होंगी, इनकी बात अभी करते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ बच्चों आप कहते हैं ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। क्लियर? एपिडर्मिस के ठीक नीचे बच्चों यहां प्रेजेंस होती है एंडोथीसियम की। दिस एंडोथीसियम लेयर इज द स्पेसिफिक लेयर, और इसमें अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स की प्रेजेंस होती है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होगी। तो ये कौन सी है? एंडोथीसियम लेयर है। उसके ठीक बाद में बच्चों लेयर होती है, इसको आप बोलेंगे मिडिल लेयर। ये 2 to 3 लेयर्स होती हैं जिनको मिडिल लेयर आप कंसीडर करते हैं। और सबसे अंदर की तरफ इसमें आप कह दीजिए इस तरीके से ये माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होती है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर होती है टेपिटम। टेपिटम यूजुअली बाई न्यूक्लिएट कंडीशन की होती है। टेपिटम बाई न्यूक्लिएट कंडीशन की है, 2 न्यूक्लियाई ईच सेल और पर सेल। क्लियर? ये टेपिटम है। इसके अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बच्चों इसके अंदर की तरफ इस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर डेवलप हो जाते हैं, जिनको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। इनिशियली ये स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। ये स्पोरोजिनस सेल्स और टिश्यूज मियोसिस के थ्रू डिवाइड होके माइक्रोस्पोर टेट्राड का बच्चों फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। तो देखो यहां यही मेंशन किया गया है, आपको कह रहा है 4 वॉल लेयर से सराउंड करती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ये देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टेपिटम। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो देखिए एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है, परफॉर्म फंक्शन करेगी, फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेगी? प्रोटेक्शन। इसके अलावा एंडोथीसियम मैंने जैसा कहा अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स की प्रेजेंस है, ये जो होगी वो डाइसेंस या उसकी ओपनिंग में हेल्प करती है। मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर जो है वो 3 लेयर्स प्रोटेक्टिव लिखा है एनसीईआरटी ने। इसके अलावा इनके इंडिविजुअल फंक्शंस है। क्लियर? उसके बाद में बच्चों ये कह रहा है द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये टेपिटम लेयर है, और टेपिटम लेयर जो है वो पोलन ग्रेन को नरिश करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, जो कहां से बनेंगे? जैसे ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये सेल्स कौन सी सेल हैं? ये पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्म में एक्ट करेंगी।
इनमें जब डिवीजन होगा तो टेट्राड बनेगा, उस माइक्रोस्पोर टेट्राड से जो माइक्रोस्पोर बनेंगे हर एक माइक्रोस्पोर पोटेंट पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है ये नरिश करती है और द सेल्स ऑफ द टैपिटम पोजेस द डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। कैन यू थिंक हाउ टैपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट? तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा मैं टैपिटम पे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां स्पेस है हमारे पास, इसको यूटिलाइज करते हैं और टैपिटम पे बात करते हैं। टैपिटम लेयर क्या है? ये देखिए आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर है वो टैपिटम है। इस तरीके से मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर बच्चों ये बनाई है। टैपिटम यूजुअली बाइन्यूक्लिएट होगी, 2 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हैं। क्यों होंगे ये भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंदर की तरफ जो टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं एंड फर्दर दीज स्पोरोजिनस सेल्स एक्ट एज द पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल्स के फॉर्म में एक्ट करती हैं। ठीक है, ये स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ। ठीक है, फिर देखिए बच्चों इनमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं ये जो डॉट लाइन बना रहा हूँ ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हैं, इन सब में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ये बाइन्यूक्लियर टैपिटल लेयर होती है, डेंस साइटोप्लाज्म के साथ ये प्रेजेंस इसकी है। अच्छा, ये बाइन्यूक्लिएट क्यों हो जाती है? तो आप ये कह सकते हैं बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक रीजन हो सकता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसके कारण ये बाइन्यूक्लिएट हो सकती है। दूसरा एक कंडीशन बच्चों एंडोमाइटोसिस हो सकता है, एंडोमाइटोसिस हो जाता है उसके कारण ये बाइन्यूक्लिएट हो सकती है। एक इसमें रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई फॉर्मेशन बच्चों हो सकता है, वो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई जो हैं उनके कारण ये बाइन्यूक्लिएट हो सकती है। तो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, एंडोमाइटोसिस एंड द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आर द रीजन, वो कारण है जिससे ये क्या हो जाएगी, बाइन्यूक्लिएट। आप बाइन्यूक्लिएट जब कह रहे हैं इसका मतलब 2 न्यूक्लियस क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इस टाइम में इसकी प्लोइडी आप 2n ही कहेंगे, 4n नहीं कहेंगे। पॉलीप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड इन कंडीशंस के थ्रू आता है, मतलब ये कंडीशंस जो है वो लीड करवाती हैं कि ये पॉलीप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड हो जाए। तो यहां लिखा है इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्लियर? तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ। अब वो कह रहा है कि जो एंथर यंग होता है उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स हैं और इन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स को ही आप कह रहे हैं स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यूज। तो ये बच्चों होती हैं स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये स्पोरोजिनस सेल्स और टिश्यूज पोलन मदर सेल की तरह एक्ट करेंगे और पोलन मदर सेल जो फर्दर है वो डिवाइड होकर क्या करेगी, माइक्रोस्पोर्स बना देगी। तो अगला टॉपिक है देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो आगे चलें। ये देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नेक्स्ट आपका टॉपिक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, सीधा मैं यहीं ले लेता हूं। ये आपको पता है जो टिपिकल एंथर है उसका स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखिए ये होगा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यहां मेंशन की गई है MMC, प्लॉइडी 2n होगी। आप इससे पहले जो लेयर पढ़ के आए जैसे एपिडर्मिस भी 2n थी, एंडोथीसियम 2n थी, स्पोरोजिनस 2n है, टैपिटम 2n है, ये कनेक्टिव स्ट्रक्चर 2n है, सारी ये स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है। मिडिल लेयर भी बच्चों क्या है, 2n है। तो यहां से आप देखिए ना, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर और उसके बाद में टैपिटम। तो ये जो सेल्स हैं ये इनिशियली स्पोरोजिनस सेल थी और अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्म में एक्ट कर रही हैं MMC या फिर इसको आप कह सकते हैं PMC। इस MMC और PMC में रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। तो देखो MMC एक सेल ये जो थी, ये सेल आप कह दीजिए ये MMC है। एक मिनट बच्चों, ये MMC है। इसमें जब डिवीजन होता है तो यहां टेट्राड फॉर्मेशन आता है। अब ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड हो सकता है, टेट्राहेड्रल टेट्राड हो सकता है। तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड जो है वो मोस्टली मोनोकोट्स में बनता है। ये एन टेट्राड बन गया, ये डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन जिसको आप कह रहे थे मियोसिस। और ये कौन सी सेल में हुआ है, ये हुआ है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। तो इस तरीके से रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया और जो फाइनली टेट्राड यहां बन गया, उस टेट्राड के बनने से माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं यही फर्दर पोलन ग्रेन्स में डेवलप होंगे और ये देख रहे हैं ना आप, डाइसेंस होगा, इस तरीके से ओपनिंग होगी। तो मैंने पहले आपको बताया था जैसे ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया थी, ये दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया थी, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है।
तो आपके पास ये देखो, यहां ये लोब लेफ्ट था, ये लोब राइट था, इन लोब के बीच से डाइसेंस या ओपनिंग नहीं हुई है, ओपनिंग हुई है इन बिटवीन पोलन सैक। यहां स्टोमियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और वो जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन के फॉर्म में रिलीज होता है। जब पोलन ग्रेन के फॉर्म में ये रिलीज होगा बच्चों, तो ये देखिए पोलन ग्रेन के फॉर्म में रिलीज जब होगा तो टू सेल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है वो ये रिलीज होता है। दोनों एन और एन सेल होती हैं, एक यहाँ वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी सेल आप कह सकते हैं यहाँ क्या होती है, जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जो है वो यहाँ फॉर्मेशन में आती है, वो यहाँ बनती है। क्लियर? आगे चलते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है, देखो वो कह रहा है ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो हर एक सेल जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में कैपेबल है। माइक्रोस्पोर टेट्राड मैंने भी आपसे डिस्कस किया, वो पोटेंशियल पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोटेंशियल पोलन ग्रेन जो है उनका फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, एक पीएमसी से या एमएमसी से माइक्रोस्पोर्स का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। बच्चों इसी प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, मियोसिस के थ्रू ये हो रहा है, और इसी प्रोसेस को कहा जा रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वो एक क्लस्टर में अरेंज होते हैं 4 सेल्स के, और इसको कहा जाता है टेट्राड। टेट्राड में क्लियर कर चुका हूं आपको। वो कह रहा है एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे ही एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड से डिसोसिएट होते हैं और पोलन ग्रेन के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उस पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में टैपिटम का बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल होता है बच्चों। ठीक है, टैपिटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां दिया गया है आपको इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसके अंदर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। फिर जो पोलन ग्रेन आपके पास आएगा, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां देखो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है वो 2 सेल्ड स्टेज का पोलन ग्रेन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में विजिबल होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहर की तरफ बच्चों इसमें एक्साइन की प्रेजेंस है। बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्साइन होती है। इसके बाद इनर मोस्ट लेयर इसकी जो है वो आप कह सकते हैं इंटाइन होती है। इंटाइन से पोलन ट्यूब इनिशिएट होगा। एक्साइन जो होती है वो हार्ड एक्स्ट्रा लेयर है। इसमें एक्साइन में प्रेजेंट है स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन जो है वो फैटी एसिड्स, इन सब्सटेंसेस के अलावा फिनोलिक कंपाउंड्स और फिनोलिक एसिड्स जो हैं उनको होल्ड करता है। मोस्ट रिजिड सब्सटेंस है, इसका डिग्रेडेशन नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा बच्चों यहाँ पोलन किट प्रेजेंट होता है जो आपके हाथ पीले करने के लिए उत्तरदायी है। इफ यू टच द मैच्योर एंथर, अगर मैच्योर एंथर आप टच करते हैं, हिबिस्कस का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, तो आप देखेंगे कि आपके फिंगर टिप्स पर येलोइश पाउडरी फॉर्म आ जाएगा। तो आपके हाथ पीले करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपके हाथ पीले करने के लिए उत्तरदायी था पोलन किट, जिसमें कैरोटीनॉइड था। इसके अलावा कॉम्पेटिबल बच्चों आप कह सकते हैं, कॉम्पेटिबल जो प्रोटीन जो होगा वो इस एक्साइन पर प्रेजेंट होगा। इंटाइन इस जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलेगी। तो ये जो एक्साइन जहां बनी है, इस एक्साइन पर जहां डिसकंटिन्यूटी आती है स्पोरोपोलेनिन की, वहां एक पोर का फॉर्मेशन होता है और इसको हम बोलते हैं बच्चों जर्म पोर। आप सब जानते हैं जर्म पोर। जर्म पोर से पोलन ट्यूब फैसिलिएट होती है। तो पोलन ट्यूब किसने फैसिलिएट की? पोलन ट्यूब फैसिलिएट की किसने? इंटाइन ने। इंटाइन के थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो फैसिलिएट की गई। उसके बाद देखो ये कह रहा है पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर ही रहा था। और जैसा मैं कह रहा था, इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, चाइना रोज की बात कर रहा है, अगर आप उसके एंथर को टच करेंगे तो इस तरीके से आप येलोइश पाउडरी फॉर्म अपनी फिंगर टिप्स पर देखेंगे। ये आपको कुछ एक जो है वो पोलन ग्रेन्स दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। और ये आप देख सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, सेम टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और देखिए इस टेक्निक में बच्चों आपको एक डाइवर्सिटी जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। You will really be amazed the variety of architecture, size, shape and color design seen on the pollen grains. यहाँ ये जो डायग्राम्स है, इन डायग्राम्स को लेके कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं जो जरूरी हैं, बच्चों को पता नहीं होती हैं। देखो ये सबसे पहले आप कहेंगे जो फॉर्मेशन में आया, ये बच्चों
ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होता है, प्लोरिडी एन इसकी होगी, तभी आप ये कह सकते हैं इनके बीच ये जो कैलोज, कॉमन कैलोज वॉल की प्रेजेंस आप देख रहे हैं, ये कॉमन कैलोज वॉल होती है। और हर एक माइक्रोस्पोर एक डेफिनेट टाइम लेता है डेवलप होने के लिए, क्योंकि इस माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन बनाना है। तो इसके अंदर की तरफ आप ये कह सकते हैं बच्चों, जहां तक मैं समझता हूं, इसके अंदर की तरफ आपको पता होगा एक्साइन की पैटर्निंग शुरू हो जाती है। एक्साइन की पैटर्निंग तभी शुरू हो सकती है जब पहले अंदर सेल फॉर्मेशन में कंप्लीटली आ जाए। और कंप्लीट फॉर्मेशन का मतलब देखो, ये पहले से उसके अंदर इंटाइन होगी, इंटाइन के बाहर एक्साइन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको ये एक माइक्रोस्पोर दे रखा है, ये सिंगल माइक्रोस्पोर है बच्चों, और ये सिंगल माइक्रोस्पोर है। देखिए, दिस इज द माइक्रोस्पोर। इससे पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो, पहले ये एनलार्ज होगा, ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, फ्यूज हो जाएगा। ये स्पेस फ्यूज होने के बाद एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिकल डिवीजन होने से एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेंगे। तो जो बनने वाली सेल्स हैं, उन सेल्स का साइज जो है वो बच्चों आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा, साइज उनका छोटा हो जाएगा, साइज रिड्यूस हो जाता है एक का, और दूसरी जो है वो बड़े साइज की बनती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल है जो बड़ा है, और दूसरा जनरेटिव सेल है वो क्या है, छोटा सेल है। तो इस तरीके से लार्ज और स्मॉल साइज अपीयरेंस आपको मिलेगी। तो देखिए, यहां लिखा है पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 25 to 50 माइक्रोमीटर बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें आप साइज इसकी। वो कह रहा है प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल होती है, इसमें हार्ड लेयर एक्साइन प्रेजेंट होती है, मैंने अभी बता दिया। स्पोरोपोलिन की है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जैसा आपको दे रखा है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट है वो मोस्ट रिजिड है, वो हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केलाई जो पीएच है इन पर भी डिग्रेड नहीं होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फार। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड जर्म पोर। जर्म पोर प्रेजेंट होता है, उस जर्म पोर से आपको पता है पोलन ट्यूब फैसिलिएट होती है, जहां स्पोरोपोलिन की बच्चों क्या होती है, एब्सेंस। इस तरीके से हमने इसका एक बेनिफिट भी डिस्कस किया। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन होने के कारण आप पोलन ग्रेन्स को जो है वो वेल प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब उनका प्रिजर्वेशन ज्यादा लंबे टाइम तक किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं एक्साइन exhibit the fascinating array of the pattern of design. Why do you think the exine should be hard? exine को hard क्यों होना चाहिए? देखिए, अभी आपने कहा एक बेनिफिट ये है कि प्रिजर्वेशन होता है, दूसरा पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी मेंटेन रहती है। अच्छा, आपको मैं इससे पहले ये बता दूं कि ये जो एक्साइन बनती है, इस एक्साइन की पैटर्निंग तो आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोर कर लेता है, क्योंकि पोटेंट सेल वो होता है। लेकिन एक्साइन की जो थिकनिंग है बच्चों, एक्साइन की जो थिकनिंग है वो आप ध्यान रखें, थिकनिंग ऑलवेज एक्साइन की जो है वो कौन करता है, the thickening always done by the tapetum। थिकनिंग ऑलवेज टैपिटम करता है, एक्साइन की थिकनिंग टैपिटम के थ्रू होती है। तो इस पर जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स हैं, इस पर जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स की प्रेजेंस है, इसके अलावा इस पर स्पोरोपोलिन है, इस पर पोलन किट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड सब्सटेंसेज हैं, सब टैपिटम ने प्रोवाइड करवाए हैं। क्लियर? इसके बाद कह रहा है ये, सॉरी इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। वो कह रहा था इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है, मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन, पैक्टोसेलुलोजिक होती है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये जो पैक्टल, ये जो एंटाइन है वो सेल मेम्ब्रेन है। बच्चों, एंटाइन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, एंटाइन सेल वॉल होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, पैक्टोसेलुलोजिक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होता है, तो बहुत क्लियर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म सराउंडेड होगा। When pollen grain mature it contain 2 सेल। ये देखो, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो ये आपके सामने वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। ये एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन से या माइटोसिस से बने हुए हैं। तो देखो, पहला एक डिवीजन तो हुआ था माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बने थे। अब हर एक माइक्रोस्पोर में एक डिवीजन जब हो जाएगा तो ये 2 सेल स्टेज आ जाएगी, इसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की प्रेजेंस है। इसके बाद बच्चों कहा गया आपको the vegetative cell is bigger and had abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus। तो इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप हो जाएगा। इससे पहले देखो, यहाँ जो चेंजेज आएंगे वो चेंजेस ब्रीफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये जो जनरेटिव सेल है, पहले आप कहते हैं फ्लैटेंड फॉर्म में है, जनरेटिव सेल फ्लैटेंड फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद में जनरेटिव सेल जो होगी, इस पे बाहर मैं एक्साइन बना देता हूँ, ये जो जनरेटिव सेल होगी वो वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कंडीशन में आएगी। तो जैसे मैं ये कह दूं, ये वेजिटेटिव सेल है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कंडीशन में आ रही है।
फिर कुछ टाइम बाद में बच्चों ये स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, स्पिंडल शेप में कब ये कन्वर्ट होगी? जब यहां से इंटाइन से पॉलन ट्यूब निकलेगा। तो इंटाइन से जब पॉलन ट्यूब निकलेगा तो पॉलन ट्यूब जो जर्म पोर से होते हुए निकलता है उसमें स्पिंडल शेप होने के कारण ये इजीली फैसिलिटेट हो जाती है। तो इसके अगर हम देखें ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो आप ये कहेंगे यहां सबसे पहले ये जो है वो फ्लैटेंड है, उसके बाद में ये स्फेरिकल होगी, डिटैच हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगी, स्पिंडल फॉर्म में आएगी और उसके बाद में पॉलन ट्यूब में ये फैसिलिटेट हो जाएगी। तो यहां दे रखा है इन 60% सॉरी ये दे रखा है, देखिए इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म। ये डेंस साइटोप्लाज्म के साथ स्पिंडल शेप में आती है, तो सीधा आपको स्पिंडल शेप लिख के दे दिया। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया है स्पिंडल शेप का इंपॉर्टेंस क्या है। In over 60% of angiospermic plants, pollen grains are shared in two cell stage, and the remaining species, the generative cell, divide mitotically to give rise the two male gamete before pollen grains are shed. तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में तो ये 2 सेल स्टेज में ही आ जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो 3 सेल स्टेज में आता है। उसके बाद देखो पोलन एलर्जी बच्चों आपको दे रखा है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज, जैसे ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस आपको दे रखे हैं लीडिंग टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, बहुत गंभीर श्वसनीय विकार बीमारियां आप कह सकते हैं ये करते हैं, जैसे अस्थमा आपको दे रखा है, ब्रोंकाइटिस दे रखा है, ये सब आप डिजीज पढ़ते हैं बच्चों। यहां इंपॉर्टेंट है पार्थेनियम, इकोलॉजी से कनेक्ट करता है। पार्थेनियम को आप कैरेट ग्रास भी कहते हैं, जो एक्जोटिक स्पीसीज थी। जब इंडिया में वीट इंपोर्ट किया गया था तो उसके साथ कंटामिनेशन में ये यहाँ आया, जो एलर्जी कोज करता है। क्लियर? तो ये पार्थेनियम है, एक्जोटिक स्पीसीज, एलर्जी कोज करता है। तो पोलन ग्रेन भी बच्चों क्या होते हैं? एलर्जन, वो एलर्जी कोज कर सकते हैं। इसके बाद पोलन ग्रेन्स के न्यूट्रिशनल रेफरेंस को दे रखा है आपको। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एनरिच्ड होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि उनको एथलीट्स, सीधा ही आप सबसे लास्ट वाली लाइन इसमें पढ़ लीजिए, पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्सेज। तो ये क्लेम किया गया, इसका कारण क्या है? आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो कह रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स एनरिच होती हैं, और आपको ये पता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है दैट इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इनको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। किसको? एथलीट्स, जिनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की बात की जा रही है, जो रेस हॉर्सेज हैं। इसलिए इनमें जो है वो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो अबंडेंस होती है बच्चों। इट हैज बीन ए बिकम फैशन इन द रिसेंट ईयर्स टू यूज pollen tablets as food supplement in western countries. Large number of pollen products in the form of tablets and syrup available in market. तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एनरिचमेंट, और ये स्टेटमेंट इसका जो है वो एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, ये कह रहा है when once they shed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. वो अपनी वाइबिलिटी लूज करने से पहले स्टिग्मा पे आ जाते हैं। वाइबिलिटी क्या है? अब उसकी जो जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी है उसको बच्चों पोलन वाइबिलिटी मेंशन किया गया है। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहले वाइबिलिटी क्या है आपको ये क्लियर होना चाहिए, पोलन वाइबिलिटी। उसके बाद देखिए 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं पोलन वाइबिलिटी के, एक 30 मिनट्स या विद इन 30 मिनट्स का दे रखा है, और एक आपको दे रखा अप टू मंथ्स। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी और रोजेसी, ये जो फैमिलीज हैं इनमें वो कह रहा है अप टू मंथ होगी। इसके अलावा आपको कुछ सीरियल्स दे रखा है जिसमें राइस और व्हीट लिखा है, इसमें 30 मिनट्स तक की ही बच्चों पोलन वाइबिलिटी आपसे डिस्कस की गई है। क्लियर? इससे ऊपर एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है, इनमें वाइबिलिटी का पीरियड जो है वो हाईली वेरिएबल होता है एंड इट इज मेनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ध्यान रखें, वाइबिलिटी मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। और इसके साथ साथ दूसरी जो बात है सॉरी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ साथ आप ध्यान रखें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो जेनेटिक रेफरेंस होगा, उस पर डेफिनेटली बच्चों जो वाइबिलिटी है, वाइबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से आगे हम बात करते हैं। ये कह रहा है यू मे हैव हेयर्ड ऑफ द स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ द मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर द आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। तो यहां सीधा सीधा सा आपको लिविंग स्टॉक को प्रिजर्व करने के लिए दे रखा है, और इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये ध्यान रखें, क्रायो प्रिजर्वेशन का रेफरेंस बच्चों दे रखा है। क्रायो प्रिजर्वेशन आपको पता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जो है वो लिविंग स्टॉक को प्रिजर्व करने की बात है। और ये कह रहा है सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज द पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो है वो XC2 प्रिजर्वेशनल और कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेज होती हैं, XC2। क्लियर? तो ये
आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन्स का स्टोरेज हुआ, सीड बैंक हुआ। इसके अलावा आप कहते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस तरीके की जो in-situ प्रोसेस के लिए जो चीजें ली जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के लिए चीजें ली जाती हैं, उनको स्टोर कर लिया जाता है। ex-situ कंजर्वेशनल मेथड ये होगा। ex-situ होता है ऑलवेज ऑफ साइट, in-situ होता है ऑन साइट, जो जहां है उसको वहीं प्रिजर्व कर दिया जाए। तो ये बच्चों मेल वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट है। आइए फीमेल पोर्शन पे डिस्कस करते हैं। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले तो ये जो नॉमेनक्लेचर है यही आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो एक स्ट्रक्चर है बच्चों, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को यहां काउंट किया जा रहा है पिस्टिल। और इस पिस्टिल में आप जानते हैं ये है ओवरी, इससे ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं ये है स्टाइल, और इससे ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको बच्चों आप कह देते हैं स्टिग्मा। क्लियर? इसके अंदर ओव्यूल की प्रेजेंस है। ये ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम की तरह एक्ट करता है। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बच्चों मैंने इसके अंदर की तरफ तो बनाया है ओव्यूल, ये ओव्यूल आप कह दीजिए जो मेगास्पोरेंजियम है। ये ओवरी है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट किस में होता है बच्चों? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, तो गाइनोसियम का यूनिट स्ट्रक्चर क्या हुआ? पिस्टिल एंड कार्पल। तो देखिए सबसे पहले पिस्टिल आपको ये जो दे रखा है वो गाइनोसियम का यूनिट स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेगास्पोरेंजियम, बच्चों मेगास्पोरेंजियम ये ओव्यूल है जो आगे सीड में कन्वर्ट होगा, या इसके अंदर आप कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। सब बच्चे जानते हैं ये सिनर्जिड सेल्स हैं दोनों तरफ, बीच में एक सेल है, पोलर न्यूक्लियाई होंगे, एंटीपोडल सेल्स बनती है, तो ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वो कह रहा है गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल होता है तो मोनोकार्पिलरी हो सकता है, एक से ज्यादा होगा तो मल्टीकार्पिलरी होगा। आप ध्यान रखें, आपको जो ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी में जो दो दे रखे हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंगो है बच्चों और दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है कोकोनट, उनमें मोनोकार्पिलरी कंडीशन ही है। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से वहां जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है या वहां फ्रूट बनता है। उसके बाद कह रहा है ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, तीनों पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है दैट सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन, यहां पोलन ग्रेन सबसे पहले आता है, सो दिस स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। उसके बाद ये कह रहा है कि इलोंगेटेड सिलेंडर बेनेथ द स्टिग्मा, ये नीचे एक जो पार्ट होता है वो स्टाइल है, और नीचे बल्ज पार्ट जो होता है उसको आपको बच्चों कहा गया है ओवरी। इस स्टाइल एलोंगेटेड पार्ट है जो पोलन ट्यूब की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। ये सॉलिड हो सकता है और ये जो है वो होलो कैविटी हो सकता है। सॉलिड स्टाइल का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है जिसमें टिश्यू इस तरीके से नहीं होते, ये होलो स्टाइल है। सॉलिड में टिश्यू ऐसे पैक्ड होंगे और इनके बीच से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ठीक है, ट्रांसमिशन टिश्यू उनको कहते हैं। इनसाइड द ओवरियन कैविटी लॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ये ओवरी चैम्बर्ड हो सकती है, लॉक्यूल कह देंगे आप, और अगर चैम्बर्ड नहीं है तो आप ये कह देंगे ये यूनिलॉक्यूलर है। इस तरीके से इस पे प्लेसेंटा की बात की गई है। तो देखो ये जो ओव्यूल बच्चों मैंने जहां कनेक्ट किया है, दिस ओवरियन वॉल इज एग्जैक्टली नोन एज द प्लेसेंटा। इस ओवरियन वॉल को एग्जैक्टली आप क्या कहेंगे? प्लेसेंटा, जिस पर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। तो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपको पता है, आपने पहले पढ़ रखे हैं, पिछले चैप्टर में भी कुछ हमने डिस्कस किए थे, मॉर्फोलॉजी में आप डिटेल पढ़ते हैं, तो ये अल्टीमेटली इसकी डिटेल है। आगे देखिए कुछ फ्लोरल पार्ट्स दे रखे हैं, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस पे मैं आ जाता हूं। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है हिबिस्कस का एग्जांपल। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आपको पता है चाइना रोज है बच्चों। यहां इसके डायग्राम को अगर आप देखेंगे, थैलेमस के ठीक ऊपर ओवरी है, ओवरी के ठीक ऊपर स्टाइल है जो फ्यूज्ड है, और बहुत सारे स्टिग्मा आपको दे रखे हैं। तो ये मोनोकार्पिलरी नहीं बच्चों, ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है। और ध्यान रखें मल्टी कार्पिलरी होने के साथ साथ इसको हम कह देंगे फ्यूज्ड है, तो ये होगी सिनकार्पस। जब मल्टी कार्पिलरी कंडीशन होती है और सिनकार्पस हो जाता है तो इसका मतलब सारे फ्यूज हो गए, एक ही फ्रूट बनाएंगे, सिंपल फ्रूट बनेगा। दूसरा बी आपको दे रखा है, देखो यहां मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ द पेपेवर। तो पेपेवर में अगर आप देखें तो ये मल्टी कार्पिलरी थे लेकिन ये भी फ्यूज हो गए, तो ये भी मल्टी कार्पिलरी है और साथ में आप कहेंगे क्या है? सिनकार्पस। लेकिन यहां देखिए कार्पल्स बहुत सारे हैं, ये भी मल्टी कार्पिलरी है बच्चों, लेकिन मल्टी कार्पिलरी होने के साथ साथ ये सिनकार्पस नहीं है, ये है एपोकार्पस। कैसी कंडीशन है? एपोकार्पस कंडीशन है जिसमें सारे कार्पल्स फ्री हैं। तो यहां देखिए फ्री कार्पस वाली ये जो कंडीशन है ये आपको देखने को मिलेगी माइकेलिया। हम जानते हैं माइकेलिया जो है, इस माइकेलिया में
ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है। तो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन जब होती है तो फ्रूट जो है वो आप कह सकते हैं कॉम्पोजिट टाइप का होता है, जिसमें फ्रूटलेट का फॉर्मेशन होता है। ये सारे कार्पल्स जो हैं वो किस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, वो होंगे फ्रूटलेट्स के फॉर्म में। क्लियर। इसके बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो ऐसे कैसे वो डायग्राम्स उठाएगा और यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो चलेजल एंड होता है, ये बेसल एंड होता है, ये आप कहिए माइक्रोपाइलर एंड है इसका। यहां माइक्रोपाइलर एंड के पास ये फ्यूनिकल है जो स्टाक है, ये चलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर है। तो एफ और एम जब माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल पास पास आ जाते हैं तो ये बच्चों एनाट्रोपस कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। और दिस एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन, आप कहेंगे दिस इज द मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स में मोस्ट कॉमन है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है वो मोस्ट कॉमन ये होता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपके पास ओव्यूल है। फिर देखिए इस ओव्यूल में ये आउटर इंटेगुमेंट दे रखा है, ये इनर इंटेगुमेंट दे रखा है। तो ये दोनों इंटेगुमेंट्री लेयर होती हैं। ये इंटेगुमेंट्री लेयर जो होती है वो फर्दर जब सीड बनता है तो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा टेस्टा और टेगमेन दो लेयर यूजुअली सीड में प्रेजेंट होती हैं। न्यूसिलस ये बच्चों बॉडी ऑफ ओव्यूल है। बॉडी ऑफ ओव्यूल जो होगी, जो मेगास्पोरेंजियम है उसकी बॉडी को आप कहते हैं न्यूसिलस। और ये एम्ब्रियो सैक बनता है। इस एम्ब्रियो सैक में आपको पता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आती है। तो ये बाकी के सारे स्ट्रक्चर 2n है और जो यहाँ एम्ब्रियो सैक बनेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होना चाहिए, n। क्लियर। आगे आइए, इसमें मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल की ही बात की गई है। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल को अभी आप डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम के साथ। मैं स्टेटमेंट्स यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं। वो कह रहा है सबसे पहले तो द नंबर ऑफ ओव्यूल ऑन इन एन ओवरी मे बी 1। अब एक ओवरी में अगर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं वहां सिंगल सीड बनेगा। तो जैसे व्हीट है, पैडी है, मैंगो है, ये जो है उनमें सिंगल सीड कंडीशन है। एंड मैनी, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। ये देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ओव्यूल्स का नंबर अगर ओवरी में बहुत ज्यादा हो तो मल्टी सीडेड कंडीशन आएगी, सिंगल अगर ओव्यूल हो तो सिंगल सीडेड कंडीशन आएगी। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल ये स्ट्रक्चर है देखिए, जिसमें ये इंटेग्यूमेंट्स इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। और ये बच्चों फ्यूनिकल जो इसका स्टार्क पार्ट होता है, इस फ्यूनिकल के साथ ये एफ है, ये चलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ दोनों इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो जब ये मैच्योर हो जाएगा तो टच हो जाते हैं। लेकिन एक माइक्रोपाइलर पोर जो होगा, इस माइक्रोपाइलर पोर की एग्जिस्टेंस यहाँ रह जाती है जो सीड पर प्रेजेंट होता है। ये ओव्यूल की बॉडी इस फ्यूनिकल से यहाँ से अटैच्ड है। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं हाइलम या हीलम। ये एक स्क्वायर मार्क सीड पर छोड़ देता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हीलम पूछा जा चुका है आपसे। क्लियर। तो देखो द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। तो देखो ये ओवरी की वॉल से जुड़ा होगा, उसको आप कहेंगे प्लेसेंटा से ये जुड़ा है। फिर वो कह रहा है फ्यूनिकल जो इसका स्टार्क है एक तरीके से वो ओव्यूल की बॉडी से जुड़ा है, उसको आप कहते हैं हाइलम या हीलम। क्लियर। द हीलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है वो हाइलम है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। अगर एक है तो यूनिटेग्मिक कहेंगे, दो है तो बाइटेग्मिक कहेंगे। जैसे ये दोनों जो हैं वो बेसिकली दो इंटेग्यूमेंट हैं तो ये बाइटेग्मिक कंडीशन है। और बच्चों मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कैसी कंडीशन होती है, बाइटेग्मिक कंडीशन ही होती है। इसके बाद कह रहा है इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसिलस। सो दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल और इसको कह दिया गया न्यूसिलस। क्लियर। और न्यूसिलस जो है वो पूरा एक तरीके से इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू कवर्ड होता है। एक माइक्रोपाइलर पोर होता है बच्चों जहां से ये सिर्फ ओपन होगा, इसको माइक्रोपाइलर पोर आप कह देंगे। क्लियर। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चलेजल एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये चलेजा एंड है जो बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लिखा है enclosed within the integument is a mass of cells called nucellus. Cells of nucellus have abundant food reserve. तो ये बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है न्यूसिलस है, इसकी सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होगा और ये रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से जब सीड बनेगा इससे तो ये यूटिलाइज हो जाता है। और अगर न्यूसिलस ओव्यूल की बॉडी बची रह जाती है, उन सीड्स को बच्चों हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। अब देखिए ये कह रहा है कि इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, तो एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट है जो एन स्ट्रक्चर बनेगा। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक। एक ही एम्ब्रियो सैक एक ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, लेकिन हाँ जब पॉली एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जैसी स्टेज आती हैं
तो एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक जो है उनकी प्रेजेंस भी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अब मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो अगला आपका टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो बच्चों, मेगास्पोरोजेनेसिस को थोड़ा डायग्राम के साथ ही यहां से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम सारे हमें दे ही रखे हैं, तो आपको यहीं से मैं कुछ चीजें जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस की एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सबसे पहले ये ओव्यूल की बॉडी न्यूसिलस है, इसकी कोई एक सेल, आपने कहा मेगास्पोर मदर सेल और एमएमसी के फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगी। कैसी सेल है? 2n सेल है। इस 2n सेल और मेगास्पोर मदर सेल में आपको पता है सबसे पहले रिडक्शनल डिवीजन जब इनिशिएट होगा, मियोसिस होगा, तो मियोसिस से आपको पता है मेगास्पोर डाइड बनेगा, मतलब 2 सेल्स बनती हैं। ये 2 सेल्स आप कह सकते हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी है। किसके बाद बनी है बच्चों? मियोसिस फर्स्ट के बाद यही 2 सेल बनती हैं, और उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है। ये जो लीनियर टेट्राड बनता है, ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड के केस में आप कह रहे थे जो है वो माफी चाहूंगा मैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड डाइकोट में, और जो आइसोबाइलेटरल है वो मोनोकोट में बनता है। लेकिन यहां आप ये देखिए, ये टेट्राड फॉर्मेशन आया जिसको लीनियर टेट्राड हम कह सकते हैं, और ये टेट्राड जो है वो यहां बन गया है। तो ये मियोसिस सेकंड के बाद बन गया। तो इस तरीके से हैप्लॉइड फॉर्म और हैप्लॉइड सेल्स आपके पास आ गई। अब ध्यान रखने की बात ये है, चलेजल एंड की तरफ वाली जो सेल होती है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में डिफरेंशिएट होती है। अब बच्चों ये जो टेट्राड बन गया है, इसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। यूजुअली 3 डीजनरेट हो जाती है और सिंगल फंक्शनल रहता है। कौन सा फंक्शनल रहता है? तो आप ध्यान रखें, चलेजा एंड की तरफ वाला, चलेजा एंड की तरफ वाला। देखो मैं यहाँ एक बात बोल रहा था, फिर से क्लियर कर लें। बाय द वे कई बार क्या होता है, इस तरीके से अगर बोली गई, मान लो जो थोड़ा सा इंटरप्रेटेड सही नहीं हो पाया हो, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है वो टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन फंक्शनल चलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो रहेगा। तो चलेजल एंड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। अब ये जो एक मेगास्पोर था, जैसे सिंगल में ये कह दूं ये मेगास्पोर एन है, ये फंक्शनल है, और इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो देखो बच्चों, ये माइटोसिस होंगे 3 स्टेज के। माइटोसिस फर्स्ट, उसके बाद में फिर आप कहेंगे माइटोसिस सेकंड। तो देखो माइटोसिस फर्स्ट से 2 न्यूक्लियस यहाँ बन गए, सेल की इसकी प्लोरिडी एन है, ये मेगास्पोर है, और उसके बाद आपके पास ये माइटोसिस थर्ड होने से यहाँ आपके पास कितने 8 न्यूक्लियस कंडीशन आ गई। ये रीअरेंज होंगे, इनका बच्चों रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होगा तो 3 एंटीपोडल सेल बना देंगे, ये 3 जो है वो एग एपरेटस की सेल बना देंगे, और 2 जो हैं वो यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये सिनर्जिड्स हैं दोनों तरफ, ये बीच में जो है वो कौन सी सेल है? एग सेल। इसको एग एपरेटस हम कंसीडर करते हैं। सिनर्जिड सेल, एग एपरेटस, ये सेंट्रल सेल होती है जिसमें आप कहेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये चलेजल एंड की तरफ 3 क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीपोडल्स। तो इसका कंप्लीटली डेवलप्ड स्ट्रक्चर आप देखें, एग्जाम में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस इज द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन जो है उसमें देखिए चलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल्स हैं बच्चों। इसके अलावा यहां देखो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है वो 2 सिनर्जिड्स एंड एग सेल, ये एग एपरेटस की 3 सेल्स हैं। ठीक है, यहां सिनर्जिड सेल्स में जो थिकनिंग होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सेलुलर थिकनिंग है, और इसको हम कहते हैं बच्चों क्या? इसको आप कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। ये सबसे बड़ा सेल होता है जिसको आप कहेंगे सेंट्रल सेल, और ये जो सेंट्रल सेल है इसमें ये 2 पोलर न्यूक्लियाई की प्रेजेंस होती है। तो ये डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस स्ट्रक्चर इज द डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक। इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लीजिए, इसके बाद आपको दे रखा है इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वो एमएमसी की बात कर रहा है। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन में जाती है, मियोसिस हो जाता है, मेगास्पोर्स बन जाते हैं, उससे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है मैंने भी डायग्राम में डिस्कस कर लिया है। ध्यान रखें, यहां से एक क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है, देखिए फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा होगा बच्चों? फंक्शनल मेगास्पोर, फिर से ध्यान रखें, ये कह रहा है 3 डीजनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर होगा 4th फ्रॉम माइक्रोपाइलर, या फिर आप कह सकते हैं चलेजल एंड की तरफ वाला जो होगा वो फंक्शनल होता है। सिंगल फंक्शनल रहा, सारा डेवलपमेंट उसी से होता है। मतलब आप देखिए एम्ब्रियो सैक जो है उसका फॉर्मेशन एक ही मेगास्पोर से हो रहा है ना, इसलिए ये डेवलपमेंटल प्रोसेस मोनोस्पोरिक है। ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंटल प्रोसेस हमें यहाँ पढ़ाई जा रही है। तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्लोरिडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसिलस, आप बता सकते हैं 2n होगी। इसके बाद एमएमसी की प्लोरिडी बच्चों डेफिनेटली 2n होगी। फंक्शनल मेगास्पोर प्लोरिडी n होगी। इसके अलावा गैमेटोफाइट प्लोरिडी n होगी।
तो ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंजियोस्पर्म्स में डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक भी होते हैं, बाइस्पोरिक भी होते हैं, टेट्रास्पोरिक भी होते हैं। ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। क्लियर? उसके बाद देखो, अब फाइनली आपको उसी फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में लिख के दिया है। तो ये सारी बातें क्लियर हैं, पहले से हम डिस्कस कर चुके। एक बात जो बहुत क्लियर आपको ध्यान रखनी है, देखिए आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल लेड डाउन, तो इसका मतलब इससे पहले नहीं बनी थी। तो ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आपने देखी, देखिए ये चलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। ये जो है वो बच्चों एग सेल है और उसके दोनों तरफ ये जो है वो सिनर्जिड्स हैं, और ये सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन जब बनी है तो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ये बनी है। ध्यान रखें, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बच्चों जो है वो ये बन जाती है, और फाइनली 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आती है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो आपसे यहां डिस्कस की जाती है। तो ये कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर हम पहले भी बात कर चुके। ये देखिए फीमेल गैमेटोफाइट इस तरीके से डेवलप हो जाता है। अब बच्चों मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया। मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में देखिए आपने डेवलप करवाया था पोलन ग्रेन, तो इस तरीके से मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा, और स्टिग्मा पे उसका बच्चों क्या होगा, जर्मिनेशन। तो ये देखिए ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जब जर्मिनेट होता है तो फाइनली पोलन ट्यूब के साथ एडजस्ट करता है। एक ट्यूब न्यूक्लियाई होगा, उसमें 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, और ये देखिए इसका ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। आपको पता है एंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब बना रही है, और जहां जर्म कोर था वहां से एंटाइन पोलन ट्यूब फैसिलिटेट कर गई है। तो ये 2 मेल गैमेट के साथ इस एम्ब्रियो सैक को अप्रोच करेगा। एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, जो पोलर न्यूक्लियस जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको पोलन ग्रेन को पहले स्टिग्मा पे ले जाना होगा, दैट विल बी द पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूंगा। पॉलिनेशन, देन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ द सीड, फ्रूट एंड द कंप्लीट डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। एंजॉय योर लाइफ। एक एक स्टेटमेंट मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैं फिर आपको कह रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो प्रीवियस एग्जाम पेपर्स हैं 2013 टू 2022 नीट एग्जाम्स के जो पेपर हैं, 2013 से सबसे पहली बार नीट हुआ, बीच में AIPMT का एग्जाम होने लगा था। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां मिलेगी, हर एक ऑप्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप वहां से देखें और इसी तरीके से जुड़े रहें अभिव्यक्ति के माध्यम से। एग्जाम आने तक हम करीब NCERT को जो है वो इसी तरीके से लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेंगे। तो ये था मास्टर क्लास ऑफ अभिव्यक्ति NCERT लाइन टू लाइन रिवीजन। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, बाय।